हाय, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन एज अ मोड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। मतलब किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और कोऑपरेशन जो है वो मोड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन और साथ ही साथ कंपटीशन एक कंडीशन की तरह काम करते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट एक कंडीशन है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कंपटीशन भी होगा और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोऑपरेशन भी होगा। अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोऑपरेशन भी होता है और कंपटीशन भी होता है। बार बार हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है, चाहे वो अमेरिका और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो नजर आता ही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। कंपटीशन भी हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। चाइना चाहता है कि वो सुपर पावर बन जाए, इंडिया चाहता है कि वो सुपर पावर बन जाए और अमेरिका सुपर पावर है ही। तो कंपटीशन भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। हर कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पावर को ग्रैस्प करना चाहता है, तो कंपटीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर। और कोऑपरेशन भी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसके अंदर सारे देश मिलके काम भी करते हैं। समिट्स होती हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर कई सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिसमें सारे देश मिलके काम करते हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को टैकल किया जाता है, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमारे जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग के इश्यूज हैं, जो टेररिज्म के इश्यूज हैं, जो जेंडर इनइक्वालिटी के इश्यूज हैं, इन सभी इश्यूज के ऊपर कोऑपरेशन भी हमें देखने को मिलता है। तो अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन और कंपटीशन ही तो होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हो क्या रहा है? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है और कोऑपरेशन हो रहा है। इसलिए ये मोड्स हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब कि ये कंडीशंस हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एज अ मोड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट एज अ मोड काम करता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और क्या वो कारण है जिससे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनकम्पैटिबिलिटी है, जो डाइवर्जेंस है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब कि जो अलग अलग देश है ना, वो सारे के सारे अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना चाहते हैं, राइट। सारे देश चाहते हैं कि उनका नेशनल इंटरेस्ट अचीव हो जाए, और जब सारे देश नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने लगते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, राइट। तो ये हमें देखने को मिलता है कि जो सारे देश हैं उनके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। हमें वेरिएशंस दिखने को मिलती हैं अलग अलग देशों के अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। और जब वो हम देखते हैं कि सारे देश जब अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने की कोशिश करते हैं तो हमें कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। नेशनल इंटरेस्ट मतलब जब आप अपने देश का इंटरेस्ट अचीव करना चाहते हो एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग, तुम्हें अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना है, बाकी तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। और जब सारे देश ऐसा ही करने लगते हैं कि हमें अपने देश का नेशनल इंटरेस्ट अचीव करना है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सभी देशों का अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट है और उससे कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारी दुनिया में बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन डिमांड अनलिमिटेड है। भाई हर कोई उन रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रहा है। हर कोई चाहता है कि जो दुनिया के अंदर रिसोर्सेज हैं वो उसको मिल जाएं। अमेरिका चाहता है कि जो दुनिया के अंदर मिनरल्स हैं वो अमेरिका के पास चले जाएं, रशिया चाहता है वो उसके पास चले जाएं, इंडिया चाहता है वो उसके पास आ जाएं। तो रिसोर्सेज तो थोड़े से हैं, लेकिन डिमांड काफी ज्यादा है। हर कोई उन रिसोर्सेज को इकट्ठा करना चाहता है, हर कोई उन रिसोर्सेज के लिए कंपीट कर रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तभी मेरे को गांधी जी की एक बात याद आती है। गांधी जी ने एक बार कहा था कि नेचर हैव इनफ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, बट नेचर डू नॉट हैव इनफ टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। कि हमारे नेचर के पास सभी लोगों की जरूरत पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन सभी लोगों का लालच पूरा करने के लिए हमारे नेचर के पास काफी नहीं है। इसलिए इन सभी नेशंस का जो लालच है उसको पूरा करने के लिए हमारी दुनिया के अंदर इनफ सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए गांधी ने कहा था कि नेचर हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, बट नेचर डू नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसके लिए कंपटीशन हो रहा है, इसलिए हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो नेशनल पावर है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके नेशनल इंटरेस्ट में आपका नेशनल इंटरेस्ट अचीव करने के लिए। जो आपकी नेशनल पावर होती है, मतलब आप कितने पावरफुल हो, उससे आपका नेशनल इंटरेस्ट भी अचीव होता है। जैसे आज अमेरिका की नेशनल पावर जो है बड़ी हाई है। अमेरिका की जो नेशनल पावर है वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो इसलिए अमेरिका अपना नेशनल इंटरेस्ट भी अचीव कर लेता है आसानी से,
राइट। तो जिस देश के पास पावर है, जो देश सुपर पावर है, जिस देश के पास नेशनल पावर काफी ज्यादा है, वो देश आसानी से अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर पाता है। तो हर देश चाहता है कि उसके पास नेशनल पावर हो, हर देश चाहता है कि उसकी पावर मैक्सिमाइज हो, और हर एक देश अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इसलिए पावर का कंपटीशन भी हो रहा है। और जब हर देश सुपर पावर बनना चाहता है भाई, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट इज द मोड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कॉन्फ्लिक्ट वर्क एज ए मोड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब क्या कारण है कॉन्फ्लिक्ट के, क्या कॉजेज हैं या क्या रीजंस हैं कॉन्फ्लिक्ट होने के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर? सबसे पहले टेरिटोरियल गेन्स एंड एक्सपेंशनिज्म। हर कोई देश चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा जमीन कैप्चर करे। चाइना चाहता है कि वो इंडिया की आधी जमीन कैप्चर कर ले, राइट। तो हर एक देश चाहता है कि वो अपनी ज्यादा से ज्यादा जो है वो टेरिटरी को एक्सपैंड कर सके, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करे। और जैसे रशिया चाहता है कि वो यूक्रेन की टेरिटरी को हासिल कर ले, चाइना चाहता है कि वो ताइवान की टेरिटरी को हासिल कर ले, चाइना चाहता है कि वो इंडिया की टेरिटरी को हासिल कर ले, पाकिस्तान चाहता है उसको कश्मीर मिल जाए। तो हर एक देश अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करना चाह रहा है। और जब हर एक देश अपनी टेरिटरी को इंक्रीज करेगा, जब चाइना हमारी टेरिटरी को कैप्चर करेगा, तो क्या हम चुप बैठेंगे? नहीं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद अनसेटल्ड बॉर्डर इश्यूज। अब अलग अलग देशों के बीच जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो बड़े अनसेटल्ड हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की आप बात कर लो, कश्मीर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे बॉर्डर इश्यूज बड़े अनसेटल्ड हैं। रशिया और यूक्रेन के जो बॉर्डर इश्यूज हैं, अनसेटल्ड बॉर्डर इश्यूज हैं, बॉर्डर जो है वहां पे हमें डिलेमा देखने को मिलता है, तो उससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्लैश ओवर कोर नेशनल इंटरेस्ट। तो जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है उसके ऊपर क्लैश होता है। हर एक देश का कोर नेशनल इंटरेस्ट क्या है? हर एक देश जो है सिक्योरिटी चाहता है, हर एक देश जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहता है, और हर एक देश टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चाहता है। तो हर एक देश चाहता है कि उसके पास उसकी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज हो, उसके पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसकी हो, और उसी के साथ साथ उसकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो। और जब हर एक देश ये करना चाहता है, तो इससे जो है वो क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद ओवरलैपिंग स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स। अब जो स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स है वो ओवरलैप होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है हमारा, वहां पे अमेरिका के लिए भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और चाइना के लिए भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन की काफी इंपॉर्टेंस है। ट्रेड के लिहाज से आप देख लीजिए, सिक्योरिटी के लिहाज से आप देख लीजिए, तो इंडो पैसिफिक रीजन काफी इंपॉर्टेंट है। अब चाइना चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर उसका कब्जा हो, और अमेरिका चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर उसका कब्जा हो। तो इससे क्या होता है, इससे जब स्ट्रेटेजिक कंसर्न जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एथनो कल्चरल नेशनलिज्म, नहीं, उससे पहले हम देखते हैं कि इनकम्पैटिबल पॉलिटिकल इश्यूज। अब इनकम्पैटिबल पॉलिटिकल इश्यूज का मतलब क्या है? देखो, सारे जो देश है ना, अलग अलग देशों के पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग हैं। अब अमेरिका जैसे देश या बेस्ट जो देश हैं हमारे, वो डेमोक्रेसी लिबरलिज्म को फॉलो करते हैं, कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर मैं रशिया की बात करूं, मैं चाइना की बात करूं, वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। और जब हम देखते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, आइडियोलॉजिकल मिसमैच हो जाता है उनका, तब हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एथनो कल्चरल नेशनलिज्म की प्रॉब्लम है। एथनो कल्चरल नेशनलिज्म होता है जब आप अपने कल्चर को लेके जो है अपने कल्चर को लेके काफी ज्यादा प्राइड महसूस करते हैं, आप अपने कल्चर को सबसे ऊपर रखते हैं, आप अपने कल्चर के अंदर कॉपरेशन चाहते हैं, और बाकी तुम जो बाकी रेसिस हैं उनको इन्फीरियर समझते हो। सिंपल सा मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हिंदुइज्म की मैं बात करूं, जब तुम चाहते हो कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, सिर्फ हिंदू ही भारत में रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी जो रेस है, जो हिंदुइज्म है, उसको सुपीरियर समझ रहे हो, तुम सिर्फ हिंदूज की बात कर रहे हो, और बाकी जो दूसरे धर्म हैं, जो बाकी रेसिस हैं, बाकी कल्चर्स हैं, उनके साथ तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट होगा। उससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कॉपरेशन नहीं हो पाएगी जब तुम कहोगे कि हिंदुइज्म रेस ही सुपीरियर है। जैसे हिटलर के टाइम पे हिटलर कहता था कि जर्मैनिक रेस ही सुपीरियर है, और बाकी जो कल्चर्स रेसिस हैं वो हमसे इंफीरियर हैं, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब पास्ट में हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स हमें देखने को मिलती हैं, जैसे अगर मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान की बात करूं, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब कि कश्मीर का जो इशू है वो हिस्ट्री से हमें देखने को मिलता है, इतिहास से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। या फिर रशिया और यूएसए के बीच हमें कोल्ड वॉर के टाइम से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो वो एक कारण है। नियो इंपेरियलिज्म हमें देखने को मिलता है। नियो इंपेरियलिज्म मतलब
जब तुम नए हिसाब से जो है वो देशों को कॉलोनी बनाना चाहते हो, जब तुम देशों को जो है वो कैप्चर करना चाहते हो या फिर देशों को जो एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, मतलब कि बड़े बड़े देश जो हैं, अमेरिका जैसे देश, बेस्ट के जो देश हैं, वो अपनी कंपनीज के थ्रू, एमएनसीज के थ्रू, टीएनसीज के थ्रू, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके गरीब देशों को क्या कर रहे हो, उनका खून चूसने का काम कर रहे हो, उनको तुमने इनडायरेक्टली जो है अब अपनी कॉलोनी बना लिया है। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि जब बड़े देश छोटे देशों की एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। उसके बाद आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन हमें देखने को मिलता है। आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन मतलब यूएसए जैसे देश जो है वो कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और यूएसएसआर जैसे देश, मतलब रशिया जैसे देश जो है, रशिया चाइना जैसे देश जो वो कम्युनिज्म को फॉलो करते हैं। तो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। उनकी आइडियोलॉजी अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है। उसके बाद अर्ज फॉर सुपर पावरिज्म, हर देश सुपर पावर बनना चाहता है, हर देश जो है वो दुनिया को लीड करना चाहता है, हर देश चाहता है कि वो यूनिपोलर बन जाए, हर एक देश चाहता है कि उसी के पास सबसे ज्यादा पावर हो, वो दुनिया का नंबर 1 देश बन जाए। तो इससे क्या होता है, इससे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर एक मोड की तरह काम करता है, एक कंडीशन की तरह काम करता है। अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्या? अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इंटरेक्शन अमंग नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट्स के बीच, अलग अलग देशों के बीच इंटरेक्शन हो रहा है। अब उस इंटरेक्शन के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, उस इंटरेक्शन के बीच कॉन्फ्लिक्ट एक कंडीशन है कि इंटरेक्शन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। उसके बाद इसके बाद हम कॉपरेशन और कंपटीशन की भी बात करेंगे कि कॉपरेशन भी होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर और कंपटीशन भी होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं कॉपरेशन एज द मोड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कॉपरेशन किस तरीके से काम करता है, या फिर कॉपरेशन एक कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता है, सिर्फ लड़ाई झगड़े ही नहीं होते हैं, सिर्फ कंपटीशन ही नहीं होता है, बल्कि लार्जर स्केल के ऊपर कॉपरेशन भी होता है। तो हम देखते हैं कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर क्योस हो जाता है, इनार्की हो जाती है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है एक बिटरनेस आ जाती है, अलग अलग देशों के बीच एक सिक्योरिटी डिलेमा आ जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तो क्या होगा, उससे क्योस आ जाएगा ना, पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल हो जाएगा, राइट। बिटरनेस आ जाएगी, एक कड़वाहट आ जाएगी देशों के बीच, रिलेशंस खराब हो जाएंगे, पूरी दुनिया को उससे नुकसान होगा। तो इसको खत्म करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कॉपरेशन के ऊपर भी काम किया जाता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रिजॉल्व किया जाए पीसफुल तरीके से, शांति बनाई जाए शांति बना के रखी जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर, इसके ऊपर भी काम किया जाता है। अभी हम कंटेम्पररी टाइम्स में देखते हैं, आज के समय पे क्या हो रहा है, जो नेशन स्टेट्स हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं पीस में, ब्रदरहुड में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में और डेवलपमेंट में, रादर देन कि वो वॉर में एंटर करें या फिर लड़ाई करें, कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करें। आज के देश जो हैं, आजकल देश जो हैं वो कॉपरेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो भाईचारे के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो कंट्रीज़ के बीच ब्रदरहुड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम मिलजुल के डेवलपमेंट करें, वो पीस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर कहीं पर लड़ाई चल रही है तो उसको पीसफुल तरीके से रिजॉल्व किया जाए। अभी जैसे रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो अमेरिका जो है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका उसमें थर्ड पार्टी की तरह एंटर कर रहा है और उसको जो है वो वहां पे रिजॉल्व करने की कोशिश करवाई जा रही है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी ये चाहते हैं देश कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब क्या मैकेनिज्म्स हैं हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए और कॉपरेशन को फॉर्ज किया जाए, मतलब किस तरीके से कॉपरेशन को हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बढ़ाया जाता है, किस तरीके से कॉपरेशन को फॉर्ज किया जाता है और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। तो हमारे पास पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का कोई मैकेनिज्म आता है। जैसे अगर मैं यूएन चार्टर की बात करूं तो आर्टिकल 33 के अंदर कई सारे तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से हमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है और कॉपरेशन को फॉर्ज करना है। मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके आर्टिकल 33 के अंदर ये लिखा है कि किस तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे और किस तरीके से हम कॉपरेशन को बिल्ड करेंगे, कॉपरेशन को फॉर्ज करेंगे। सबसे पहला तरीका क्या है, नेगोशिएशंस का, कि आपस में नेगोशिएशंस करवानी है। जो दो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, दोनों कंट्रीज के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को या हेड्स ऑफ स्टेट को एक टेबल पे लाना है। मतलब जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उसको भी
और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को, दोनों को एक साथ बिठाना है और उनके बीच जो भी मतभेद हैं, मनभेद हैं, उनको दूर करवाना है ताकि पीसफुल बातचीत से, नेगोशिएशन से जो है वो मसले का हल निकाल सकें। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई चल रही थी तो इंडो पाक नेगोशिएशंस हुई 1972 में। कहां पे? शिमला में। शिमला में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने बैठ के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोनों ने बैठ के जो है वो एक शिमला अकॉर्ड भी साइन किया था ताकि, और उन्होंने जो है वो पीसफुली जो इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था उसको सॉल्व किया। उसके बाद हमारे पास गुड ऑफिसेस आते हैं। गुड ऑफिसेस का मतलब क्या होता है? जब कोई तीसरी पार्टी क्या करती है, जब कोई तीसरी पार्टी दोनों कॉन्फ्लिक्चुअल पार्टीज को नेगोशिएशन टेबल पे लाती है। यहां पे क्या हुआ नेगोशिएशंस के अंदर कि दोनों देश जिनके बीच लड़ाई चल रही थी वो एक साथ आए और उन्होंने एक साथ बातचीत करके मसले का हल निकालने की कोशिश की, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का हुआ 1972 में शिमला में। लेकिन गुड ऑफिसेस के अंदर क्या होता है, जब कोई तीसरी पार्टी दोनों कॉन्फ्लिक्चुअल पार्टीज को नेगोशिएशन टेबल ऑफर करती है, मतलब कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है, अब इंडिया और पाकिस्तान खुद से एक टेबल पे नहीं आना चाहते हैं, तो कोई तीसरा देश, जैसे अगर मैं सोवियत यूनियन की बात करूं, राइट, जैसे कि अगर मैं किसकी बात करूं, यूएसएसआर की बात करूं, तो उसने क्या किया, जब 1975 के आसपास शायद इंडिया के अंदर जो लड़ाई चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो रशिया ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को एक नेगोशिएशन टेबल ऑफर किया कि भाई यहां पे अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को तुम सॉल्व करो। तो जब दोनों पार्टीज खुद से नेगोशिएशन नहीं करना चाहती हैं, तब कोई तीसरी पार्टी क्या करती, तीसरा देश क्या करता है, दोनों देशों को जिनके बीच लड़ाई चल रही है उनको एक नेगोशिएशन टेबल ऑफर करता है कि अपनी लड़ाई को यहां पे आप सॉल्व कर लो, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लो। ऐसा ही हुआ कि रशिया ने क्या किया था उस वक्त, सोवियत यूनियन ने क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान को सेम नेगोशिएशन टेबल ऑफर किया था, दोनों को एक साथ लेके सोवियत यूनियन आया और दोनों के बीच बातचीत करवाई गई। फिर जाके हम देखते हैं ताशकंद जो अग्रीमेंट हुआ था और इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म हुई थी। तो होता क्या है कि जो तीसरी पार्टी होती है ना, उसके रिलेशन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे थे और हमारे साथ भी अच्छे थे, तो इसलिए वो दोनों देशों को जो है वो सेम टेबल पे ला पाया। लेकिन नेगोशिएशन के अंदर अपने से जो है वो दोनों देश जो है वो नेगोशिएशन में एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तीसरी पार्टी, तीसरा देश ऑफिसेस, गुड ऑफिसेस जो है वो ऑफर करता है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर हम देखते हैं मीडिएशन। अब मीडिएशन के अंदर क्या होता है, जब कोई तीसरी पार्टी खुद से दोनों के बीच लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करती है। यहां पे क्या हुआ, तीसरी पार्टी ने सिर्फ नेगोशिएशन टेबल पे लाया दोनों देशों को जिनके बीच लड़ाई चल रही थी, लेकिन मीडिएशन के बीच क्या होगा, जब तीसरा देश कोई दोनों की लड़ाई को सॉल्व करेगा, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में अमेरिका आए और अमेरिका कहे कि मैं तुम्हारी लड़ाई सॉल्व करूंगा, तो अमेरिका तीसरी पार्टी के तौर पे दोनों के बीच लड़ाई का समाधान निकाल रहा है, दोनों के बीच लड़ाई का समाधान निकालने का काम कर रहा है। लेकिन इसमें हमारे पास कंपल्सरी नहीं होता है कि हम अमेरिका की बात मान लें, मतलब हो सकता है कि अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में काम करे या पाकिस्तान की तरफ बायस हो। तो मीडिएशन में क्या होता है, जब दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई चल रही है, तो अमेरिका आके हम दोनों की लड़ाई को सॉल्व करवाएगा। अमेरिका खुद से डिसीजन देगा कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें तुम्हारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि तुम इसको एक्सेप्ट करोगे अमेरिका की बात को। उसके बाद इंक्वायरी एंड कॉन्सिलेशन। अब इंक्वायरी और कॉन्सिलेशन में क्या होता है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि दोनों देशों की बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की जाती है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जो है वो सारा का सारा इंक्वायरी किया जाता है और उसके बाद बताया जाता है कि गलती किसकी थी, इंडिया की गलती थी या पाकिस्तान की गलती थी। और कॉन्सिलेशन में क्या होता है, कॉन्सिलेशन मतलब कि तीसरी पार्टी कोई यूनाइटेड नेशन हो गया या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो दोनों देश जिनके बीच लड़ाई चल रही है उनके बीच जो है कॉन्सिलेशन करने का काम करते हैं, उनके बीच लड़ाई को सॉल्व करवाने का काम किया जाता है। लेकिन ये भी देशों के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है जिनकी लड़ाई चल रही है कि वो इनकी बात एक्सेप्ट कर लें। इंक्वायरी के अंदर क्या होता है कि आप लड़ाई के अंदर जो है उस लड़ाई को इंक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ए और बी की अगर लड़ाई चल रही है तो इसको आप इंक्वायर कर रहे हैं और ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि गलती किसकी थी, राइट। और उसके बाद कॉन्सिलेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन या कोई इंटरनेशनल एजेंसी क्या कर रही है, दोनों के बीच लड़ाई को सॉल्व करवा रही है और दोनों की लड़ाई का समाधान दे रही है। लेकिन ये जो ए और बी जिनके बीच लड़ाई चल रही है इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इंक्वायरी और कॉन्सिलेशन को एक्सेप्ट करें या ना करें, इनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करें या ना करें। उसके बाद हमारे पास आर्बिट्रेशन आता है। आर्बिट्रेशन एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, जब
दो पार्टीज इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर लड़ाई चल रही है तो हम अपना लड़ाई का जो केस है वो किसी एक काउंसिल को रेफर कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आता है, इसके अंदर कुछ जजेस होते हैं। तो जब हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपना केस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को सौंप देते हैं कि भाई हमारे बीच लड़ाई चल रही है, तुम हमारे इस केस को सॉल्व करो, हमारी लड़ाई को तुम सॉल्व करो। तो जब इंडिया और पाकिस्तान खुद से अपना केस किसी काउंसिल को किसी आर्बिट्रेशन काउंसिल को सौंप दे रहे हैं, जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इनको अपना केस आपने सौंप दिया कि आप हमारी लड़ाई को सॉल्व कीजिए। उसके बाद हमारे पास आती है एडजुडिकेशन और जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। इसके अंदर क्या होता है, एडजुडिकेशन और जुडिशियल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के अंदर दोनों देश जो है अपना केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सौंप देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो कश्मीर का इशू है, जो लड़ाई हो रही थी, उन्होंने अपना केस मान लो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को सौंप दिया। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो भी फैसला होगा दोनों देशों को मानना पड़ेगा। तो ये एक क्या बोलते हैं, जुडिशियल सेटलमेंट है डिस्प्यूट की। तो ये 5 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तरीके हैं पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के नाम से इनको जाना जाता है। इस तरीके से क्या किया जाता है, कॉपरेशन को फॉर्ज किया जाता है और हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। कॉपरेशन को फॉर्ज किया जाता है मतलब किस तरीके से देशों के बीच कॉपरेशन को बिल्ड किया जाता है और डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। ये जो तरीके हैं हमारे यूएन चार्टर के आर्टिकल 33 के अंदर लिखे गए हैं। अभी और भी हमारे पास कई तरीके हैं जिससे कि हम कॉपरेशन को बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमेसी है कि दोनों देश जो हैं आपस में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं अपने से। डिप्लोमेसी क्या होता है, आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हो, आप कह रहे हो कि तुम लो लेवल पॉलिटिक्स से हाई लेवल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारे रिलेशंस पहले से ही खराब हैं, लेकिन हम डिप्लोमेसी के तहत क्या कर रहे हैं, अपने रिलेशंस को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हम लो लेवल पॉलिटिक्स से बढ़ के हाई लेवल पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि पहले हम अपनी बातचीत कहां से शुरू कर रहे हैं कि हम एक दूसरे देश में ट्रेड करेंगे। हम पहले ही कश्मीर के इशू के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। कश्मीर के इशू के ऊपर हम डायरेक्टली अगर बात करेंगे तो हमारी कॉपरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों देश जो हैं वो इसके ऊपर अपनी बात नहीं मानेंगे। दोनों देश इसके ऊपर सहमत नहीं होंगे कि कश्मीर के इशू के ऊपर वो बात करें। तो उनको लो लेवल पॉलिटिक्स से स्टार्ट करना होगा कि हम एक दूसरे देश में चावल बेचेंगे, आटा बेचेंगे, हम ये करेंगे, हम इकोनॉमिक कॉपरेशन करेंगे। तो तुम लो लेवल पॉलिटिक्स से स्टार्ट कर रहे हो कि जहां जिन इशूज के अंदर, जिन मुद्दों के अंदर, जिन एस्पेक्ट्स के अंदर तुम्हारा डिस्प्यूट नहीं है, उसके बाद तुम हाई लेवल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हो, फिर तुम जो है वो कश्मीर के मुद्दे की भी बात कर रहे हो। तो डिप्लोमेसी के अंदर तुम एक देश दूसरा देश जो है वो नेगोशिएशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है। रीजनल अलायंसेस, ये भी एक तरीका है कि जो एक रीजन के देश हैं, जैसे अगर मैं साउथ ईस्ट एशिया की बात करूं, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, लियोस, कैम्बोडिया, ये देश आपस में रीजनल अलायंस बना रहे हैं। इन्होंने आसियान बनाया हुआ है ताकि ये रीजनल लेवल पे आपस में जो है वो भाईचारा, ब्रदरहुड, इकोनॉमिक कॉपरेशन, इसको जो है बिल्ड कर पाए, आपस में जो है वो मिलजुल के रहें, पीस डेवलप करें, अपने रीजन के अंदर कॉपरेशन करें। उसके बाद रीजनल अलायंसेस हो सकते हैं, जैसे सार्क की अगर मैं बात करूं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो सार्क बना हुआ है कि जो साउथ एशिया के देश हैं वो आपस में जो है वो पीसफुली कोऑपरेट करेंगे। उसी के साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक तरीका है कि सारे के सारे देश यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है पीसफुली कोऑपरेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके अंदर पीसफुली कोऑपरेट करने का काम किया जा रहा है। तो ये एक तरीका है कॉपरेशन का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। और कॉपरेशन भी एक मोड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और कॉपरेशन भी होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। कॉपरेशन एक कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कॉपरेशन के थ्रू। कॉपरेशन हो रहा है आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। नेशन स्टेट्स कॉपरेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कंपटीशन एज द मोड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कंपटीशन एक मोड की तरह काम करता है, किस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमें नेशन स्टेट्स के बीच कंपटीशन देखने को मिलता है, अलग अलग एरिनास के अंदर, अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर, अलग अलग फील्ड्स के अंदर। दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, इट्स ऑल्सो अबाउट कॉम्पिटिशन। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन ही नहीं होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, बल्कि यहाँ पे हमें कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलता है कि अलग अलग देश जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, अलग अलग देश जो है वो एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे हैं। सारे देश सुपर पावर बनना चाहते हैं, सारे देश इकोनॉमिक पावर बनना चाहते हैं। तो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अलग अलग देश जो है वो कम्पीट कर रहे हैं। तो जो
इनकॉम्पैटिबिलिटी है। जब अलग अलग देशों के अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट हैं, जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन हर कोई उन रिसोर्सेज को हासिल करना चाहता है, तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है और कंपटीशन भी होता है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन हर कोई उनको हासिल करना चाहता है, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट भी होता है और कंपटीशन भी होता है। सभी देशों के बीच एक कंपटीशन है कि वो रिसोर्सेज को हासिल करें, वो सुपर पावर बन जाए, वो इकोनॉमिक पावर बन जाए। अभी हमें कंपटीशन मेनली 2 डोमेन्स के अंदर देखने को मिलता है, इकोनॉमिक डोमेन के अंदर और स्ट्रेटेजिक डोमेन के अंदर। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कंपटीशन है नेशन स्टेट्स के बीच में, वो हमें 2 एरियाज में देखने को मिलता है मैक्सिमम, ज्यादातर इकोनॉमिक डोमेन्स के अंदर और स्ट्रेटेजिक डोमेन्स के अंदर। अगर मैं इकोनॉमिक डोमेन्स की बात करूं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक पावर कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सुपर पावर बनना है, आपको इकोनॉमिक पावर बनना होगा। आप सुपर पावर नहीं बन सकते हैं बिना इकोनॉमिक पावर के। अगर आपके पास पैसा है तभी आपके पास सब कुछ होगा। तो सुपर पावर बनने के लिए इकोनॉमिक पावर का होना काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी इकोनॉमी रोबस्ट होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रेंथन्ड होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हाई होनी चाहिए। अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ सबसे ज्यादा हाई है, अमेरिका की इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग है, अमेरिका की इकोनॉमी जो है सबसे बेहतर है, इसलिए अमेरिका सुपर पावर है। तो इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपको सुपर पावर बनने के लिए आपके पास रोबस्ट इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए। इवन कि आपकी जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी आपकी इकोनॉमिक पावर के ऊपर ही डिपेंड करती है। आपके पास मिलिट्री भी तभी होगी, आप मिलिट्री को भी तभी बिल्ड कर पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास इकोनॉमिक पावर होगी। तो इकोनॉमिक पावर इज द बेसिस ऑफ बिकमिंग सुपर पावर। यू हैव टू रिमाइंड द फैक्ट, आपको ये रिमेंबर, आपको ये याद रखना होगा कि बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, तो पैसे से ही सब कुछ होता है। आप स्ट्रेटेजिक पावर भी तभी बन पाएंगे जब आपकी इकोनॉमिक पावर अच्छी है। आप मिलिट्री पावर तब बन पाएंगे जब आपकी इकोनॉमिक पावर अच्छी है। आप सुपर पावर तब बन जाएंगे जब आपकी इकोनॉमिक पावर अच्छी है। तो इकोनॉमिक पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इसलिए देखते हैं हम कि मिलिट्री पावर को भी इकोनॉमिक पावर चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जब इकोनॉमिक पावर ही सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करने के लिए कंपटीशन हो रहा है। जैसे हम देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर कंपटीशन हो रहा है कि किस तरीके से हम एक्सपोर्ट करें, किस तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, किस तरीके से अमेरिका अपना सामान पूरी दुनिया में बेचे, किस तरीके से चाइना अपना सामान पूरी दुनिया में बेचे, किस तरीके से चाइना पूरी दुनिया को अपना मार्केट बना दे, किस तरीके से चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अलग अलग देशों में बिके ताकि चाइना वहां से वेल्थ हासिल कर सके, प्रॉफिट हासिल कर सके। तो इससे क्या हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर कंपटीशन हो रहा है, को प्रोडक्शन हो रहा है, इसके अंदर कंपटीशन हो रहा है, और जो अदर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर भी कंपटीशन हो रहा है। इससे हमें देखने को मिलता है कि ट्रेड वॉर्स हो रही हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज की जा रही हैं। और आज के टाइम पे अगर मैं आपको रेलिवेंट एग्जांपल दूं तो चाइना और यूएसए के बीच ट्रेड वॉर चल रही है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर रहे हैं, तो वहां से डोनाल्ड ट्रंप थ्रेट दे रहा है चाइना को। तो बेसिकली हमें ट्रेड वॉर आज के टाइम पे देखने को मिलती है। तो ये एक तरीके का कंपटीशन है इकोनॉमिक डोमेन के अंदर। उसके बाद स्ट्रेटेजिक डोमेन्स के अंदर भी हमें कंपटीशन देखने को मिलता है। ऑल्दो वी ऑल नो दैट यूएस इज सुपर पावर, हमें पता है कि यूएस सुपर पावर है इस वक्त दुनिया की, लेकिन यूएस की जो सुपर पावर है, जो यूएस की जो हेजमनी है वो डिक्लाइन कर रही है। और उसको चैलेंज कौन कर रहा है, बहुत सारी कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो हेजमनिक पावर है या जो सुपर पावर है अमेरिका, उसको चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना और रशिया की बात करूं, चाइना और रशिया यूएस हेजमनी को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्रिएट करके रखी हुई है अलग अलग एरियाज में, दुनिया के अलग अलग एरियाज में। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डोमेन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से तुम डिसीजंस खुद ले सकते हो अपने, और किस तरीके से तुम बाकी लोगों के डिसीजंस, बाकी देशों के डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रेटेजिक पावर थी, ये जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी अमेरिका की, या जो स्ट्रेटेजिक पावर थी अमेरिका की, उसको चैलेंज किया जा रहा है रशिया और चाइना के द्वारा। और उसी के साथ साथ जो इंडो पैसिफिक रीजन है जो कि स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वहां पे चाइना भी उसको काउंटर करने का काम कर रहा है, चाइना भी अपना कब्जा वहां पे जमा रहा है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है जो यूएस डोमिनेंस है, उसको हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका काफी ज्यादा डोमिनेंस है यूनाइटेड नेशन के अंदर, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अंदर, वर्ल्ड बैंक के अंदर, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस जो है उनके अंदर। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का काफी क्या है, उसके अंदर दबदबा है इन सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अमेरिका की ही वहां पर सुनी जाती है।
इसका मतलब अमेरिका जो है वो इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी हेजमनी क्रिएट करके रखा हुआ है। अमेरिका जो है इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। अमेरिका के हिसाब से IMF अलग अलग देशों को लोन देने का काम करता है। इसका मतलब ये इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए रशिया और चाइना अल्टरनेट लेके आ रहे हैं। जैसे ब्रिक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जैसे अगर हम डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो इसको काउंटर करने के लिए रशिया और चाइना इन अल्टरनेट्स को सामने लेके आ रहे हैं। जिस तरीके से यहां पे अल्टरनेट करेंसी को डेवलप करने की बात की जा रही है, अल्टरनेट करेंसी कि हम डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेंगे, हम अल्टरनेट करेंसी लेके आएंगे। तो अमेरिका का जो डॉलर, जिस तरीके से डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अमेरिका को उसका फायदा होता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं रशिया और चाइना कि हम अल्टरनेट करेंसी डेवलप करेंगे। तो जो यूएस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको काउंटर करने का काम कर रहा है रशिया और चाइना। तो इट इज अ काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन इन स्ट्रेटेजिक डोमेन बिटवीन डिफरेंट सुपर पावर्स और डिफरेंट नेशन स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हर कोई जो है वो कंपीट कर रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इसलिए कंपटीशन भी एक मोड है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। कंपटीशन भी एक कंडीशन है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, दैट डिफरेंट नेशन स्टेट्स आर ट्राइंग टू कंपीट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद ईच अदर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे मोड्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, कंपटीशन को कवर कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।